इसके नीचे लिखो, देखो ये सिग्मा फ्री कैसे आया पता चल गया, कल लिखवा दिया था। हाँ ये बता तो दिया था, सिग्मा फ्री कैसे आया। क्यों क्यों क्या होता है चार्ज, और ये 4 पाई आर इसका क्या होता है एरिया, चार्ज अपॉन एरिया क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा फ्री। ये नहीं लिखा था क्या कल किसी ने, मुझे लग रहा है नहीं लिखा था इसके ऊपर। देखो मैंने यहाँ तक करवाया था है ना, उसके बाद देखो हाँ वो सबने नहीं लिखे ना। ये क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसके बराबर हो गई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखो डी किसके बराबर था, डी फ्री के बराबर था कि नहीं, और डी फ्री किसके बराबर है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के, और एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बराबर है ई उसके एप्सिलॉन और ई के। हाँ लिखो हाँ ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 डाल लो। क्या ये अभी सेटअप हुई है क्या, एप्सिलॉन नॉट लिखो इसको, अरे ये लिखना नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, जो ये लिखी थी ना सिग्मा फ्री इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी वाली को, उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो। देखो मैं बताया तो एक बार शुरू से, ये सिग्मा फ्री वाली एक इक्वेशन थी ना एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, उसको तो डाल लो इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन आई थी p इक्वल्स टू एक्स ई एप्सिलॉन नॉट ई, इसको डाल लो इक्वेशन नंबर 2। ये इकाई वाली थी ना एक, उसको डाल लो इक्वेशन 2। कोई बात नहीं अब डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी कुछ भी डाल दो, ए बी कुछ भी डाल दो। देखो अब देखो D इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा फ्री होता है कि नहीं, अरे मेरी बात सुनो, D इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा फ्री, और
और सिग्मा फ्री को मैंने अभी अभी बताया कि किसकी इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इक्वल है एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट मीडियम, ठीक है, ठीक है नहीं। उसके बाद देखो डी को हम लोग, डी क्या है, सिग्मा फ्री है, ये एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के बराबर भी है और एप्सिलॉन ई के बराबर भी है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई, और डी वेक्टर किसके इक्वल था, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब पी वेक्टर किसके इक्वल था, काई एप्सिलॉन नॉट ई के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से दोनों साइड से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया, तो रिलेशन आ गया एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई ई। काई क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके नीचे लिखो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन, this equation represents the relation between dielectric constant, dielectric represents the relation between dielectric constant, कौन सा है dielectric constant इनमें से, एप्सिलॉन आर, ठीक है। This equation represents the relation between dielectric constant epsilon r and electrical susceptibility chi, and electrical susceptibility chi. नया हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नया हेडिंग है, यहां तक ये समझ में आ गया टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर। uniformly polarized sphere, यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड अगर कोई स्फीयर है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। इसमें लिखो अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर मुझे पता नहीं है, सॉरी। क्या हो गया, हाँ हाँ करो, वैसे अभी ड्रॉ मत करो, अभी ड्रॉ मत करो, मैं लिखा रही हूँ पहले। अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, अ स्फीयर, हेडिंग डाल ली सबने। अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज पोलराइज्ड इन z डायरेक्शन। z डायरेक्शन में पोलराइज, इसका मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था मतलब उसके ऊपर प्लस z डायरेक्शन में। हाँ देखो, a sphere of capital R is polarized in z direction and the dipole moment per unit volume, and the dipole moment per unit volume, dipole moment per unit volume ब्रैकेट में पोलराइजेशन, dipole moment per unit volume ब्रैकेट में पोलराइजेशन, inside it is capital P, inside it is capital P। समझ में आ गया क्या हो रहा है।
एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्फीयर है, कितनी रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का, उसमें हमने जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, लगाया। तो जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, अब जेड एक्सिस में डाइपोल मोमेंट हो गया, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या पोलराइजेशन भी कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में। किसकी, हाँ, तो और उसको हम लोग बोल रहे हैं पी। और डाइपोल भी किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होता है, यानी इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, बेसिकली ये जो स्फीयर है उसका पोलराइजेशन जेड डायरेक्शन में, और स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। समझ में आया? Surface density of induced charge. हाँ, नहीं, पहले से लिख लो। अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि सरफेस डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज कितनी होगी। हेडिंग डालो सरफेस। देखो सुनो, देखो पहले मेरी बात सुनो, ये पोलराइज्ड स्फीयर है कि नहीं, पोलराइज्ड स्फीयर की वजह से डायरेक्ट हम लोग पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग पहले देखो क्या कर रहे हैं, हम पहले निकाल रहे हैं इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी आएगी। ठीक है, तो एज अ सब हेडिंग डालो सरफेस डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं, इसमें होगा, तो उस इंड्यूस्ड चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी। हाँ एग्जैक्टली, तो बाउंड्री पे। और देखो ऊपर वाले हेमिस्फीयर पे कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर, और नीचे पॉजिटिव। एग्जैक्टली वो होगा ना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव, मतलब बेसिकली यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो पहले हम लोग देखो बेसिकली पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चार्ज कितना है पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोलराइज्ड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले उस पर इंड्यूस्ड चार्ज निकालेंगे कि कितना है। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लो सरफेस डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, अब लिखो कंसीडर अ सिलेंडर पैरेलल टू द, अब मैं डायग्राम बना देती हूँ, अब डायग्राम बना लेना। ठीक है, देखिए मैंने एक सिलेंडर लिया है, ये दिख रहा है, फालतू बकवास नहीं करके पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसा, किसने बोला ये, अच्छा देखो ये स्फीयर है, इस पे हमने एक सिलेंडर लिया है। ठीक है, उस सिलेंडर का एरिया क्या है, डेल ए, उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, और पोलराइजेशन की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अब देखो ये इसका जो अपर पार्ट है वो एंगल कितना बना रहा है, यहाँ से थीटा बनाएगा कि नहीं।
ठीक है, ये थीटा बना रहा है और इसके जो एरिया के जो दोनों पॉइंट हैं वो सेंटर से कितना एंगल बना रहे हैं, डी थीटा। ठीक है, हाँ वो वाला भी थीटा और ये वाला भी थीटा। कैसे? हाँ हाँ मैं बताती हूँ, रुको पहले बनाओ इसको। और देखो जब ये थीटा एंगल है तो ये कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा। अब इसे बनाओ फिर बताते हैं, जल्दी जल्दी बनाओ। बहुत जल्दी। क्या? तीसरा साल है ये मेरा। देखो यहाँ पे कोई भी जो एरिया होगा उसकी डायरेक्शन रेडियली अपवर्ड होगी कि नहीं, और यहाँ से जो आ रही होगी वो रेडियस होगी। देखो अगर जैसे ये कोई स्फीयर है, यहाँ पे कोई एरिया है, तो उस एरिया की डायरेक्शन रेडियस से आ रही होगी, यही अपवर्ड होगी डायरेक्शन, होगी कि नहीं। और यहाँ पे ये होगा तुम्हारा z एक्सिस और ये पोलराइजेशन भी z एक्सिस में, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और डेल ए में चेंज बहुत कम है, उसको हमने एंगल को डी थीटा बोल दिया है। ठीक है, क्या? नहीं नहीं, मन नहीं लग रहा आज किसी का पढ़ने का मुझे, तो मैसेज क्यों, आज क्या हुआ? हाँ आगे लिखो, ऐसे ही बताना नहीं चाहती मैं, तो मत पूछो, मत पूछो, आगे लिखो। कंसीडर अ सिलेंडर पैरेलल टू पोलराइजेशन p वेक्टर। कंसीडर अ सिलेंडर पैरेलल टू द पोलराइजेशन p वेक्टर। पोलराइजेशन p वेक्टर, पोलराइजेशन z डायरेक्शन में है, तो हमने जो सिलेंडर लिया है वो भी z डायरेक्शन में लिया है। कंसीडर अ सिलेंडर पैरेलल टू द पोलराइजेशन p वेक्टर। Let the area of its end कैपिटल A एंड कैपिटल B, कैपिटल A और कैपिटल B किसके नाम है? सिलेंडर के एंड के। द लेट द एरिया ऑफ इट्स एंड्स A एंड B इज डेल A, इज डेल A। If these area vectors make an angle theta, if these area vectors make an angle theta with z axis, make an angle theta with z axis,
then electric charge on the ends, electric charge on the ends A and B, electric charge on the ends A and B due to P vector will be, due to polarization vector P vector will be, कौन बताएगा कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज एंड ए पे और एंड बी पे? प्लस क्यों, वहां पे कुछ लिखा हुआ है? पोलराइजेशन की वजह से कितना होगा? एग्जैक्टली देखो एरिया कौन सी डायरेक्शन में है? डेल ए। डेल एरिया अगर हम लोग z डायरेक्शन में निकालें तो कितना हो जाएगा? एरिया का कंपोनेंट इन z डायरेक्शन कितना हो जाएगा? डेल ए cos थीटा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। ये हो गया एरिया, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है? बाउंड चार्ज डेंसिटी होती है। तो एरिया इनटू पी, ये क्या हो जाएगा? चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। हाँ तो क्या लिखाया था मैंने? विल बी P del A cos theta, will be P del A cos theta and minus P del A cos theta and minus P del A cos theta। कैसे आया, समझ में आया? ये डेल ए P del A cos theta कैसे आया, समझ में आया? आया मनीष? कैसे? जो डेल ए है उसका z डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा डेल ए कॉस थीटा, और डेल ए कॉस थीटा हो गया एरिया, और उसका पोलराइजेशन क्या होता है? बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा बाउंड चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया। ठीक है? क्या इस एंड पे? हाँ मतलब ए एंड पे इतना आएगा और बी एंड पे इतना। ठीक है? And A and B due to P vector will be P del A cos theta and minus P del A cos theta। नीचे लिखो therefore surface charge density इनकी भी नहीं आई आज। देखो अब हमें चार्ज पता चल गया कि एंड ए पे कितना है चार्ज, P del A cos थीटा, और एंड बी पे कितना है? माइनस P del A cos थीटा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया होती है कि नहीं? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी P del A cos थीटा अपॉन डेल ए एरिया। तो प्लस P cos थीटा हो जाएगी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, और माइनस P cos थीटा हो जाएगी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। हो जाएगी कि नहीं? क्या? इसके नीचे लिखो
since the sphere is evenly polarized, since the sphere is evenly polarized, क्या हुआ लिखो, since the sphere is evenly polarized, therefore the surface density will depend only on theta. Therefore the surface charge density will depend only on theta, only on theta, ब्रैकेट में p cos थीटा, ब्रैकेट में कैपिटल p cos थीटा। देखो चार्ज डेंसिटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है ना बस, और किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रही। पोलराइजेशन तो सेम होगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि स्फीयर में जो पोलराइजेशन है वो इवनली, स्फीयर जो है वो इवनली पोलराइज्ड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी p पे डिपेंड कर नहीं रही है, तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, p cos थीटा पे, ठीक है। and it will be p cos theta on every point, and it will be p cos theta on every point of the ring, on every point of the ring of radius r sin theta, of radius r sin theta, of radius r sin theta, and thickness r d theta, and thickness r d theta, situated in the upper hemisphere, situated in the upper hemisphere। देखो अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम हो जाएगी कि नहीं, पूरे अपर हेमिस्फीयर पे सेम होगी, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा है इवनली पोलराइज्ड पूरा स्फीयर, लेकिन डिपेंड सिर्फ किस पे करेगी, थीटा पे। अगर हम यहाँ पे एक रिंग लें सपोज, ठीक है, एक रिंग के लिए क्या थीटा चेंज हो रहा है क्या, एक रिंग के लिए थीटा चेंज होगा क्या, नहीं होगा, इसीलिए इस रिंग के हर एक पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी कि नहीं, और इस रिंग का रेडियस कितना होगा, r sin थीटा, और इस रिंग की थिकनेस कितनी होगी, अगर देखो ये रिंग पूरी ऐसे हो, मतलब ये जो हमने जितना एरिया लिया है ना ये पूरा, और ये जो इसकी जो थिकनेस है वो सेंटर पे एंगल बना रही है d थीटा, तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, r d थीटा हो जाएगी कि नहीं। इसका मतलब r d थीटा वाली थिकनेस और r sin थीटा सरकमफ्रेंस की जो तुम्हारी रिंग होगी उसके हर एक पॉइंट पे क्या सेम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर, नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखो देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अपर हेमिस्फीयर, therefore total charge on the surface of upper hemisphere will be, therefore total charge, शांत हो जाओ, therefore total charge on the surface, पुनीत तुम पता बहुत डिस्टर्ब करते हो, तुम खुद तो पढ़ते नहीं हो और तुम बात नहीं करते हो, अभी की थी इससे बात पूछ रहे थे क्या हो गया, क्यों नहीं मतलब मैंने देखती नहीं हूँ क्या, ये बताओ। Therefore the total charge on the surface of the upper hemisphere will be, देखो एरिया कितना हो जाएगा रिंग का, एरिया कितना हो जाएगा रिंग का, 2 पाई r sin थीटा, ये तो क्या हो गया उसकी सरकमफ्रेंस, और r d थीटा हो गया उसका एरिया, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, p cos थीटा, तो ये उसका टोटल चार्ज आ जाएगा कि नहीं। देखो ये तो क्या हो गया एरिया ऑफ द रिंग, और ये क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी,
क्योंकि मैं निकाल रही हूँ अपर हेमिस्फीयर पे टोटल चार्ज, ठीक है, बस इसलिए, क्योंकि नीचे वाले हेमिस्फीयर पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो पी कॉस थीटा नहीं होगी, माइनस पी कॉस थीटा होगी, इसीलिए मैं नहीं समझ में आ रही थी। पहले बताया तो था थीटा 0 से पाई तक वेरी करता है, नहीं बताया था एक बार पहले, पाई तक वेरी करता है, जेड से एंगल जो होता है वही थीटा होता है, तो सारी डायरेक्शन में जाएगा नीचे, और मैक्सिमम उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई। तो अगर हेमिस्फीयर के लिए बात करेंगे तो थीटा कहां से जाएगा, 0 से π/2 तक, तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज ऑन द अपर हेमिस्फीयर, आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा, है ना, पाई आर तो बाहर आ जाएगा, 2 पाई सॉरी आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर 0 to पाई। अब देखो 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा d थीटा, यही है ना बस, और p भी आ जाएगा बाहर, p पाई आर स्क्वायर sin 2 थीटा π/2 तक, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कितना होता है, अब देखो cos पाई तो कितना हो जाएगा, पाई -1 होता है ना, cos 0 तो 1 होता है, इसे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कौन लिखेगा, अब ये पी पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, मुझे कौन बताएगा, पी पाई आर स्क्वायर आ गया चार्ज ऑन द अपर हेमिस्फीयर, ठीक है। अब नीचे वाले हेमिस्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिमिलरली माइनस पी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहां तक लिख लो पहले। बिल्कुल, पाई पी आर स्क्वायर हो गया, इसके नीचे लिखो, ये चार्ज किस पे आया है, अपर हेमिस्फीयर पे आया है चार्ज, हाँ π/2 फिर 2 थीटा है ना, ये 2 थीटा है, तो 2 π/2 तो पाई हो जाएगा, cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, यहां तक हो गया। इसके नीचे लिखो, सिमिलरली द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज, सिमिलरली द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज, हाँ सिमिलरली द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज ऑन द लोअर हेमिस्फीयर विल बी, ऑन द लोअर हेमिस्फीयर विल बी, कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द लोअर हेमिस्फीयर विल बी, अर्जुन फोन तो मत चलाओ, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द लोअर हेमिस्फीयर विल बी कितना हो जाएगा, -p पाई आर स्क्वायर, -p पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा स्फीयर पे, 0, 10 टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी 0,
thus total charge on the sphere will be 0. क्या will be minus p pi r square. लोअर हेमिस्फीयर पे चार्ज होगा माइनस p pi r square और अपर हेमिस्फीयर पे चार्ज होगा p pi r square. Therefore total charge in sphere will be 0. अब एक सेकंड सब हेडिंग डालो इसमें. सेकंड सब हेडिंग डालो, इक्विवेलेंस ऑफ पोलराइज्ड स्फीयर. देखो मेरे को एक बात बताओ, हमको पोलराइज्ड स्फीयर की वजह से क्या निकालना था, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने देखा पहले हम लोग को चार्ज निकालना पड़ेगा, लेकिन टोटल चार्ज कितना आ गया 0. तो अब हम इक्विवेलेंस देखेंगे पोलराइज्ड स्फीयर का. कैसे देखेंगे लिख रहे हैं, ठीक है. बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ पोलराइज्ड स्फीयर हेडिंग डाल लिया. क्या कह रहे हो, हाँ ये सिलेंडर ये है यहाँ पे, ठीक है. देखो क्या है, देखो पहले मेरी बात सुनो. ये बेसिकली दो स्फीयर हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है. शांत. एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा, एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होगा. पहले का सेंटर ऊपर होगा, दूसरे का थोड़ा नीचे होगा. दोनों के सेंटर्स हो गए. अब इनका जो एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो है थीटा. पहली बात तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो स्फीयर है, यहाँ पे जब जहाँ पे वो दोनों होंगे वहां पे तो टोटल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं. तो ऊपर बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नीचे बच जाएगा. और हमने यहाँ से यानी सेंटर से, दोनों सेंटर्स के भी सेंटर पॉइंट से एक एंगल लिया है और यहाँ पे एक सिलेंडर कंसीडर किया है. और सिलेंडर के जो दो एंड है, जैसे उसमें था, उसका एरिया कितना है डेल्टा ए, और थीटा अगर एंगल बना रहा है जेड एक्सिस से, तो जेड एक्सिस में एंगल का कंपोनेंट कितना हो जाएगा डेल ए कॉस थीटा. ये डायग्राम बना लो. बनाओ मिस्टर भूपेश. इसी साल आया है ना ये एनडीए लड़कियों के लिए. क्या अब टफ हो गया एग्जाम तुम्हारे लिए. अच्छा, और ये जो सिलेंडर है ना, देखो ये जो सिलेंडर बन रहा है
इसकी जो लेंथ होगी वो भी डेल जेड होगी। और डेल जेड कितनी लेंथ थी? जो इसके दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस थी, ये भी कितनी है? डेल जेड। समझ में? ये जो दो स्फीयर लिए थे ना हमने, इन दोनों स्फीयर के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? डेल जेड। और उतनी ही डिस्टेंस है उस सिलेंडर के जो हमने अज्यूम किया है। दोनों वहां पहुंच गए, रुका नहीं जा रहा। इसमें लिखो a polarized sphere of radius capital R, a polarized sphere of capital R, sorry, sphere of radius capital R, a polarized sphere of radius capital R can be treated as made up of two overlapping different spheres, each of radius capital R, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ जिसको, हाँ जो स्फीयर है पोलराइज स्फीयर, उसको हमने कंसीडर किया है कि वो किसी दो पोलराइज स्फीयर से बना है और उन दोनों की रेडियस भी कैपिटल आर है। ठीक है? कैपिटल आर हैविंग चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स but opposite in sign, equal in magnitude and opposite in sign। मतलब ऊपर वाला चार्ज कैसा, ऊपर वाला स्फीयर जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज्ड। मैग्नीट्यूड्स बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है? दो स्फीयर ले लिए। These spheres are assumed to be उधर ध्यान मत दो। These spheres are assumed to be mutually displaced such that, यानी एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस पे है कि नहीं? कितनी डिस्टेंस पे है? डेल्टा जेड बता रही हूँ। ठीक है? These spheres are assumed to be mutually displaced such that their centers are at a distance del z, C1 किसका सेंटर है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का। C2 किसका है? नेगेटिवली चार्ज। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई? डेल जेड। एट डिस्टेंस डेल जेड and their volume charge densities are P upon del z, and their volume charge densities are, देखो ये लिख लो, P upon del z। अब ये बताओ ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे होगी? कोई बताएगा? देखो मैं बताती हूँ। P क्या था? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन किसके इक्वल था? पोलराइजेशन इक्वल था बाउंड चार्ज डेंसिटी के, था कि नहीं? और बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी थी ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई पड़ेगा। तो हमने किया है डेल जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया? P अपॉन डेल जेड हो गया कि नहीं?
P अपॉन डेल Z। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या हो गई, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो कहा थे एंड दियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज आर P अपॉन डेल Z। ठीक है, P क्या है यहाँ पे, पोलराइजेशन, और डेल्टा Z क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, therefore the total charge on the one sphere will be, therefore the total charge on the one sphere will be अब देखो मेरी बात सुनो, ये क्या आ गई है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमको टोटल चार्ज निकालना है किसी स्फीयर पे, तो क्या करेंगे, उस स्फीयर के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी है P अपॉन डेल Z। तो P अपॉन डेल Z में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है वॉल्यूम का। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये टोटल क्या हो गया, चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला था, therefore the total charge on in one sphere will be plus 4/3 pi r cube P upon del Z। ये P upon del Z लिखा हुआ है। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं है? ऐसे नीचे जो दूसरा स्फीयर होगा उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, -4/3 pi r cube P upon del Z। एंड, हाँ लिख लो, एंड ऑन एंड इन अनदर स्फीयर विल बी, एंड इन अनदर स्फीयर विल बी -4/3 pi r cube P upon del Z। रुक जाओ एक मिनट। द नेट चार्ज विल बी, एंड द नेट चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, एंड द नेट चार्ज विल बी 0, and the net charge will be 0। and the net charge will be 0। आगे लिखो इन ओवरलैप्ड पार्ट। देखो नेट चार्ज 0 कहाँ पे होगा, देखो मेरी बात, नेट चार्ज 0 कहाँ पे होगा, केवल उस पार्ट पे जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, होगा कि नहीं? net charge will be 0 in overlapping part, overlapped part, but thin layer of positive and negative charges, but thin layer of positive and negative charges will be formed in upper and lower part, will be formed in upper and lower part, will be formed in upper and lower part। ये बात समझ में आ गई? राजीव, एग्जैक्टली। हाँ, एक ऊपर वाले चार्ज का स्फीयर कितना, उसका स्फीयर का चार्ज कितना था, 4/3 pi r cube P upon del Z। नीचे वाले का भी इतना ही था। अब ये जिस पार्ट पे ओवरलैप करेंगे वहां पे तो टोटल चार्ज हो जाएगा 0, और ऊपर एक थिन लेयर बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज की और नीचे एक थिन लेयर बन जाएगी नेगेटिव चार्ज की।